यहाँ तक का जो था उसको पूरा समझा। अगर इससे पहले का किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो तो पूछ सकता है। कल का आ गया सबको समझ में? क्या समझ में आया बताओ? सही भोजन ना खाने से ये तरह तरह की बीमारी बढ़ती है, जैसे ये कैंसर से बड़े बड़े एक्टर मर गए 6। प्राकृतिक भोजन से अपना सारे शरीर को स्वस्थ बनाए, सेवा करें और बाद में शिविर में लगे रहें। और क्या समझ में आया? खड़े होकर बताओ ना। और कोई बताना चाहेगा वीडियो नहीं बन सकती। जिसको समझ में आया हो? किसी को नहीं आया समझ में? मुझे ये समझ में आया कि चाहे सारे सुख सुविधा साधन आपके पास हैं, पर अगर आप नेचर से दूर हैं, प्राकृतिक भोजन नहीं खा रहे हैं, पका हुआ भोजन खा रहे हैं, तब सेवा सुकृत के रास्ते पे नहीं चल रहे हैं, तो भी आप बीमारियों से बच नहीं सकते हैं। पैसा और आप कितने भी प्रसिद्ध हो, कुछ भी आपको नहीं बचा सकता। तो आपको सही रास्ता चुनना ही होगा। आपका नाम क्या है? वीनू कंसल। इस शिविर में आने का रीजन क्या था आपका? मेरा इस शिविर में आने का रीज़न था कि पहले तो सिस्टम को मैं समझूं, अपनाऊं और फिर इस सिस्टम को दूसरों की मदद के लिए इस्तेमाल करूं। कितने दिन हो गए आपको यहाँ आए हुए? मुझे तीसरा दिन है। कैसा अनुभव रहा आपका? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पहले तो एक विश्वास अपने अंदर जगा है कि मैं इस सिस्टम को फॉलो कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ, और बाकी सब लोग जिन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं, अगर वो कर सकते हैं और अपने जीवन में बदलाव लेके आ सकते हैं तो कोई भी कर सकता है। तो मैं इस सिस्टम को आगे बढ़ा सकती हूँ। अब स्टार्ट करते हैं। हम सब डॉक्टरों के पास अपने रूटीन चेकअप के लिए तो जाते हैं, तो क्या आज यहाँ बैठे बैठे मुफ्त में एक बार रूटीन चेकअप कर लें? खड़े हो जाइए एक बार सभी लोग। आप सब में से कितने लोग ऐसे हैं जो पूरा दिन काम करते हैं और उनको कोई थकान महसूस नहीं होती? बाकी सब? आप सब में से कितने लोग ऐसे हैं जिनका ऐसे सीधे खड़े होने के बाद पेट बाहर निकला हुआ है? आप सब में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको टॉयलेट में टाइम लगता है? आप सब में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको भूख परेशान करती है? कितने लोगों को भूख परेशान करती है? भूख परेशान करती है। कितने लोग ऐसे हैं जिनको गहरी नींद आती है? गहरी नींद का मतलब गहरी नींद। कितने लोग ऐसे हैं जिनको कोई मानसिक पीड़ा या कोई शारीरिक रोग नहीं है? आप में से किसी को कोई शारीरिक रोग नहीं है? अभी तो आपने बताया टॉयलेट में आपको समय लगता है, तो कैसे शारीरिक रोग नहीं है आपको? तो चलिए बैठ जाइए। अभी आगे बढ़ते हैं। बैठने का चलो 1 मिनट रुको। एक चीज और अभी हम प्रैक्टिस करते हैं। हिंदी टॉयलेट में हम कैसे बैठते हैं? ऐसे बैठ लो। कितनी देर तक आप लगातार ऐसे बैठ सकते हैं? बैठ के दिखाओ एक बार। बैठो सभी, बैठो एक बार। आपका सेशन खत्म हो जाएगा 1 घंटा। कोई बात नहीं। हाथ नहीं टेकना। कितनी देर तक आप ऐसे बैठ सकते हैं?
5 से 10 मिनट। 5 से 10 मिनट। तो एडवांस में डाइट सिस्टम फॉलो कीजिए, 5 से 6 घंटे बैठ जाइए। हम सभी सफाई का तो बहुत ध्यान रखते हैं, जैसे अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, क्रीम, पाउडर, शैम्पू, लेकिन हमारे अंदर जो गंदगी जमी हुई है उसकी सफाई के बारे में क्या हमने कभी सोचा है? नहीं। हम अपने शरीर को बाहर से तो केमिकल से साफ कर लेते हैं, क्रीम लगा लेते हैं। कोई भी केमिकल, कोई भी क्रीम या कोई भी पाउडर मेरे को ऐसा बताओ जिसमें किसी केमिकल का यूज नहीं किया जाता। ये बात कितने लोगों को पता है कि लाखों छिद्र हमारी त्वचा के अंदर हैं। अगर हम वो क्रीम या पाउडर हमारे शरीर पर लगाएंगे तो उन छिद्रों के द्वारा क्या होगा? हमारे छिद्र बंद हो जाएंगे। भगवान ने वो छिद्र हमें किस लिए दिए हैं? उनका कारण क्या है? तो आप सब में से कितने लोग ऐसे जो क्रीम पाउडर लगाते हैं? तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये प्रकृति के खिलाफ है? यह प्रकृति का तो छोटा, हमारे शरीर को ही हम दुख दे रहे हैं ये सब करके। तो मेरी आप सबसे विनती है, जितना हो सके नेचुरल चीज़ें यूज कीजिए और क्रीम पाउडर को ज़्यादा से ज़्यादा छोड़ने की कोशिश कीजिए। अब ये एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर फेरिड मुराद। इनको 1998 में नोबेल प्राइज मिला था। इन्होंने एक शोध किया था, जिस शोध के आधार पर इन्होंने बताया कि कच्ची सब्जियां और फलों से हमारे शरीर की सभी ब्लॉकेजेस दूर हो सकती हैं। ये बात आप सब में से कितने लोगों को पता था? क्या आपने कभी अपने जीवन में इस चीज को अपनाया? बताइए कैसे अपनाया? माइक दो इनको। माइक दे। अभी चंडीगढ़ में मिस्टर कक्कर है, मैं उनका प्रोग्राम देखा था और उससे पहले भी मैं सब्जियों के बारे में कहता था कि उबली हुई सब्जी खानी चाहिए या सब्जी की खानी चाहिए, ज़्यादा सलाद के ऊपर मैं ध्यान देता था। तो जब मैंने कक्कर साहब को सुना तो उसके बाद से मैं फिर ज़्यादातर अपने इसी में आ गया और उसके बाद मेरा वेट जो है लूज भी हुआ, क्योंकि मैंने सब तरह की आयुर्वेदिक दवाइयाँ ले रखी, क्योंकि आयुर्वेदिक में मैं बहुत विश्वास करता हूँ। तो मैं उसकी दवाइयाँ लेता रहा हूँ, पर मेरा वेट बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी करता था, सैर भी करता था, पर जब से मैंने फिर कच्ची सब्जी इससे सब्जियाँ खाना शुरू किया, सैलड को खाना शुरू किया या जूस पीना शुरू किया सुबह और इंटरमीडिएट फास्टिंग शुरू की, 5-6 बजे के बाद कुछ नहीं खाया। एक टाइम में खाना जरूर खाता था शाम को 5 बजे, वो भी मिलेट का भोजन करता था। तो तब से मैंने 8-10 किलो कम किया और उसके बाद फिर मेरे को पता चला कि मैं ग्रुप में ही था, तो मेरे को पता चला कि आपके यहाँ हो रहा है शिविर। तो मैंने ये शिविर के लिए अपने रिक्वेस्ट उसी टाइम पे की, पहले जाता ही था मेरे ख्याल में। मेरा सवाल शायद आपने सुना, कच्ची सब्जियों और फलों से ब्लॉकेजेस को दूर किया जा सकता है। ये मैंने पढ़ा था, क्योंकि मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, मैं पढ़ता रहा हूँ और मेरे को इसीलिए नेचुरोपैथी में शुरू से ही रहा है। तो मैं नेचर के करीब रहा हूँ, मैं कभी किसी को पेड़ फूल नहीं काटने देता अपने एरिया में। तो मेरे को ये मैं चीज़ मानता हूँ माँ की बात को, कि भगवान जो है वो अंदर की बात को सुनता है, आपके अंदर की बात सुनता है। जो मेरे में ये इच्छा थी कि ये मेरे पूरी हो, आज ये इच्छा इस तरह से जुड़ करके पूरी हो रही है। और मैंने माँ को बोला था, आप लोगों को भी बोला था, अगर मैं इस तरह से ठीक हो जाता हूँ, मैं अपनी टीम कहता हूँ, मैं अपने आपको समाज सेवा के लिए अर्पित करूँ। आज सभी मेरे साथ एक प्रण लेने को तैयार हैं। कौन कौन तैयार है? अगर मैं आपको बोलूं कि मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं, क्या आप दोगे? मेरी आप सभी से एक विनती है, अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएं। सिर्फ लगाना नहीं है, उसको बड़ा करना और उसकी देखभाल भी करनी है। तो कितने लोग ऐसा कर सकते हैं? आप सभी लोग कर सकते हैं। मेरा नंबर आप सभी के पास है, तो यहाँ से जाने के बाद आप सभी लोग एक पेड़ जरूर लगाएं और डेली मेरे को अपडेट दें कि कैसे आप उस पेड़ की देखभाल करते हैं। ग्रीन मिशन के साथ, ग्रीन में के साथ जुड़ा हुआ व्हाट्सएप पे वो पेड़
सब जगह पे लगाते हैं, बहुत मशहूर है, तो वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इकबाल बाबा टीचर बाबा भी दूसरे हैं, दिल्ली में है, मेरे पास है, तो हम उनके साथ पार्टिसिपेट करते हैं। हर एरिया में जाते हैं, पेड़ लगाते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, थोड़े रहते हैं। और बाद में अभी वो सब लोगों के जन्मदिन पे पेड़ लगाने शुरू कर दिए उनके नाम से। आप जन्मदिन के लिए पेड़ लगा रहा है, पेड़ लगाते हैं उसके नाम से। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। जो डॉक्टर फरीद मुराद की खोज थी और उसका और प्राकृतिक इलाज का संबंध क्या है, उन्होंने यह सिद्ध किया था हमारे शरीर में एक ऐसी गैस होती है जिसको हम नाइट्रिक ऑक्साइड बोलते हैं। यह गैस हमारे रक्त संचार को बढ़ाती है, जिससे हमें हमारे शरीर में ब्लड फ्लो बढ़ता है और धीरे धीरे हमारी ब्लॉकेज दूर हो जाती है। तो सबसे ज़्यादा बीटरूट में होती है, बढ़ता है बीटरूट का। कच्ची सब्जियां और फलों से हमें कैसे मदद मिलती है अपनी ब्लॉकेजेस को दूर करने में, और कौन कौन सी ऐसी कच्ची सब्जियां हैं जिनसे हमारे ब्लॉकेजेस दूर हो सकती है। आप देखिए, इसमें सबसे पहले नंबर पे आता है चुकंदर, बीटरूट। दूसरे नंबर पे आता है अनार। तीसरे नंबर पे आता है ग्रीन लीव्स, पालक, मेथी, धनिया और जैसे हरी सब्जियां और भी। तरबूज और अंगूर, संतरा भी इसमें फायदेमंद होता है। नींबू और आंवला भी ब्लॉकेज दूर करने में मदद करता है। तो आज के बाद अगर कोई आपको ऐसा मिले जिसके शरीर में कोई भी ब्लॉकेजेस हो, तो आप उसको क्या बताओगे? कच्ची सब्जियां और फल खाने के बारे में एक बार ताली हो जाए आप सभी के लिए। ये देखिए, क्या ये सब देख के आपको इसको खाने का मन करता है? हाँ। कितनी नेचुरल है ये, भगवान ने कितना समय लगाया इनको पकाने के लिए। हमें जो हम 10 मिनट लगा के या 20 मिनट लगा कर किचन में पकाते हैं वो तो दिखता है, लेकिन इसके पीछे भगवान की जो 6 महीने की 8 महीने की मैंने दवा में नहीं दिखती। अगर ये सब हमारे लिए नहीं होता तो भगवान इसको बनाते ही क्यों? 5 तत्वों से मिलकर ये सभी चीजें बनी हैं। ये भी पकी हुई हैं, कच्ची नहीं है। सूरज के प्रकाश से ये पकी हुई हैं, चंद्रमा की शीतलता से ये पकी हैं। तो आज के बाद हमारा भोजन किस प्रकार का होगा? कुछ इसी प्रकार का होगा। ये देखिए, क्या ये सब देख के आपका खाने का मन नहीं करता? क्या इसको आग पे चढ़ाने की जरूरत है? किसी प्रोसेस की जरूरत है? भूख लगने पे अगर मानो आपको बहुत जोर की भूख लगी है, आपको खाना खाना, आप क्या करोगे? आपके सामने मैं एक कटोरी में अनाज रख दूं, ऐसे कैसे गेहूं, ऐसे कैसे चावल, ऐसे कैसे कच्ची सब्जियां और ऐसे कैसे फ्रूट, तो आप सबसे पहले क्या खाओगे? हमारा आहार क्या होगा? फल, फ्रूट और सब्जियां। सीधा उठाया और खा लिया, ना किसी का इंतजार करना, न गैस चूल्हे का इंतजार करना, कोई बनाएगा हम खाएंगे, न प्लेट धोने का झंझट, कुछ भी नहीं, न गैस चूल्हा, कुछ भी झंझट नहीं, आराम से लिया, खा लिया, पेट भर गया, शांति के लिए। तो कितने लोग ऐसे हैं जो यहाँ से जाने के बाद एडवांस मील डाइट सिस्टम प्रॉपर फॉलो करेंगे? प्रॉपर का मतलब होता प्रॉपर। कितने लोग ऐसे हैं? तो एक बार तालियां बजाइए अपने लिए। तो ये जो एडवांस न्यू डाइट सिस्टम है, इसमें 4 टूल होते हैं। सबसे पहला होता है एनिमा, यानी कि संजीवनी क्रिया, उसके बारे में शायद आप सभी लोग जानते हैं। दूसरा इसमें होता है फास्टिंग, मतलब सुबह एनिमा करने के बाद जितना हो सके धीरे धीरे हमें फास्टिंग को बढ़ाना है, क्योंकि हम जितना ज़्यादा अपने शरीर को खाली रखेंगे उतना ज़्यादा हमारा शरीर हमारे अंदर बैठे भगवान को समय दे पाएगा हमारे शरीर की सभी बीमारियों को दूर करने के लिए। इसमें तीसरा होता है ग्रीन जूस, जिसको हम डिटॉक्स जूस भी बोलते हैं, हरी पत्तियों का जूस। और चौथा होता है नेचुरल डाइट, प्राकृतिक
का हर जैसा आपने अभी देखा। आप सभी अपने बाहरी सफाई तो कर लेते हैं। अभी आपको दिखाऊं हमारी बड़ी आंत के अंदर जो आज तक हमने अननेचुरल खाना खाया है उसकी वजह से कितनी गंदगी जमा हुई है, आपसे देखा नहीं जाएगा। ये एक नॉर्मल आंत है, एनिमा करने के बाद इसकी साफ हो रखी है। ये साफ बिल्कुल नेचुरल कोलोन है बिना किसी गंदगी के। ये एक 35 साल की लेडीज है जिसको स्किन डिजीज है, उसकी आंतों के अंदर देखिए कितना कूड़ा जमा हुआ है। ये देखिए एक 49 ईयर्स की लेडीज है जिसको डायबिटीज है। ये देखिए जब हमारे शरीर के अंदर ऐसा होगा तो क्या आपको लगता है हम स्वस्थ रह पाएंगे? ये देखिए एक 21 साल की लड़की जिसको अस्थमा है, 21 साल की, उसके शरीर के अंदर देखिए कितनी गंदगी है। ये हाइपरटेंशन वाला एक जेंट्स है 58 इयर्स का। ये देखिए ये ब्रेस्ट कैंसर वाली एक लेडीज है। इतना कूड़ा, जब इतना कूड़ा हमारे शरीर के अंदर होगा तो क्या होगा? हम अपनी बाहरी सफाई के ऊपर तो ध्यान देते हैं लेकिन अंदर की सफाई का हमने कभी सोचा ही नहीं। ये देखिए तो इतनी गंदगी जब हमारे शरीर के अंदर है तो क्या होगा? क्या होगा? जोर से बोलिए थोड़ा। और कीड़ा है तो क्या होगा? बीमारी जरूर आएगी। यहाँ पे एक भी इंसान मेरे को ऐसा बताओ जो ये बात बोल सकता कि मैं पूरा स्वस्थ हूँ, मेरे को कोई बीमारी नहीं है। इस बीमारी का कारण है ये गंदगी। और इसका निवारण क्या है? सफाई करने के क्या क्या टूल हैं? नेचुरल। तो कितने लोग मेरे साथ तैयार हैं सफाई करने के लिए? और एक बार सफाई होने के बाद कितने लोग ऐसे हैं जो दोबारा से ऐसी गंदगी फिर से वापस लेके आएंगे, जो दोबारा से खाना खाएंगे? कोई भी नहीं। तो एक बार जोर से तालियां बजाइए आपने भी, जोर से। ये देखिए जब हम एनिमा नहीं करते तो हमारी बड़ी आंत कुछ इस प्रकार की दिखती है गंदगी के साथ। ये संजीवनी पात्र है, इसके बारे में तो आप सभी को पता होगा। एनिमा करने के बाद हमारी आंत कुछ इस तरह की दिखेगी। तो कौन कौन चाहता है कि हमारी बड़ी आंत कुछ इस तरह की दिखे? शायद सभी। तो अगर सभी चाहते तो एडवांस डाइट सिस्टम तो फॉलो करना पड़ेगा। करेंगे? 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 ये एक डॉक्टर हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला था 2016 में। इन्होंने एक खोज की थी ऑटोफैगी, शायद आपने सुना होगा। तो ऑटोफैगी होती क्या है, इसको आज थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी बॉडी के अंदर एक ऐसा इनबिल्ट मिरेकुलस हीलिंग सिस्टम है जो न सिर्फ बीमारियों से लड़ता है बल्कि
नेचुरल एजिंग प्रोसेस को भी रिवर्स कर सकता है, तो आपको कैसा लगेगा? सुनने में थोड़ा सा साइंस फिक्शन और अनबिलीवेबल लगता है, बट गेस व्हाट, ये सच है। आज इसी बायोलॉजिकल वंडर यानी हीलिंग मिरेकल के बारे में हम गहराई से जानेंगे, जिसे कहते हैं ऑटोफैजी। दोस्तों, ऑटोफैजी दो वर्ड से मिलकर बनता है, ऑटो और फैजी। ऑटो का मतलब है खुद ब खुद, स्वयं, और फैजी का मतलब होता है किसी चीज को खा जाना या निगल जाना। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारी बॉडी अपने ही आप को क्लीन करना शुरू कर देती है, डेड और डैमेज सेल्स को खा जाती है और नई हेल्दी सेल्स को रीजनरेट करने लगती है। और हाँ, ये कोई नॉनसेंस क्लिकबेट नहीं है, ये रियल साइंस है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऑटोफैजी क्या होती है, इससे आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इस प्रोसेस को हम अपने अंदर कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ट्रस्ट मी गाइस, अगर आज का ये कॉन्सेप्ट आप सही से समझ गए तो ये आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग सेशन होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस पूरे प्रोसेस के बारे में पूरी डिटेल। दोस्तों, ऑटोफैजी के इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए चलिए कुछ देर के लिए मान लीजिए कि हमारी बॉडी एक शहर है, एक सिटी है, और हमारी सेल्स इस शहर को प्रॉपर्ली चलाने वाली मशीनरी है। जैसे कि अलग अलग बिजली के पावर हाउसेस होते हैं, या फिर पानी के लिए जल बोर्ड होता है, मशीन्स होती हैं, एंड सो ऑन। तो जिस तरह से इन मशीन्स के अंदर वियर एंड टियर होती है, कभी ये खराब भी हो जाती हैं, कभी इनमें जंग भी लग जाता है, कभी कोई फॉल्ट भी हो जाता है, ठीक इसी तरह से हमारी सेल्स में भी वियर एंड टियर और फॉल्ट होते रहते हैं। तो ऑटोफैजी क्या करता है, ये उस रिसाइकिल पार्ट की तरह होता है जहाँ पे ये सारा का सारा कचरा जाता है और खराब चीज़ों को निचोड़ के उसे डिस्पोज करके एक अच्छी दूसरी यूजफुल चीज़ के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। ऑटोफैजी के बारे में सबसे पहले जापान के एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था योशिनोरी सुमी। इन्होंने पता लगाया था और इससे खोज के लिए उन्हें 2016 में नोबेल प्राइज भी मिला था। इनके अकॉर्डिंग हमारी सेल्स के अंदर लाइसोसोम नाम का एक स्ट्रक्चर होता है जो कि सेल्स के वेस्ट मटेरियल को और डैमेज पार्ट्स को अपने अंदर ले जाता है, खा जाता है, और चमत्कारी रूप से इसको कुछ दूसरे यूजफुल पार्ट्स में, प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर देता है, जिसे हमारी सेल्स यूज कर सकती है ना। बड़ी मजेदार सी बात कि हमारी बॉडी जो है वो कैसे अपने आप को रिसाइकिल करती है। रिसाइकिल आजकल बड़ा आपने सुना होगा, हर एक पॉली बैग के ऊपर, हर एक प्लास्टिक की चीज के ऊपर लिखा होता है रिसाइकिल्ड रिसाइकिल्ड। ये एक बड़ा नया सा कॉन्सेप्ट माना जा रहा है, लेकिन हमारी बॉडी हजारों साल से, जब से इंसान पैदा हुआ है तब से अपने अंदर रिसाइकलिंग के इस प्रोसेस को करती जा रही है। ये एक बहुत ही फैसिनेटिंग सा फैक्ट है। तो चलिए अब जानते हैं कि इस रिसाइकलिंग से यानी इस ऑटोफैजी से हमारी बॉडी को कौन कौन से फायदे मिलते हैं। ऑटोफैजी के वैसे तो बहुत सारे फायदे होते हैं, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं डिजीज प्रिवेंशन के बारे में। ऑटोफैजी की वजह से बॉडी में कैंसर होने का खतरा कम होता है, क्योंकि ये प्रोसेस जो होता है ये बॉडी में अननेचुरल सेल्स को, जो कि आगे चलकर कैंसर में तब्दील हो सकती हैं, इनको खा जाता है और इन्हें दूसरी यूजफुल और नॉन हार्मफुल सेल्स में बदल देता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए एक्चुअल में अच्छा है। नेचर सेल बायोलॉजी नाम के एक जर्नल में पब्लिश्ड एक रिपोर्ट बताती है दोस्तों कि ऑटोफैजी ट्यूमर सेल्स को सप्रेस करता है, जिससे शुरुआती दौर में कैंसर का इनिशिएशन रोका जा सकता है। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली यह है कि अगर कैंसर एडवांस स्टेज में पहुंच गया है तो ऐसे में ऑटोफैजी का इस पर कोई असर नहीं होता है। कैंसर के अलावा ऑटोफैजी की मदद से अल्जाइमर्स और पार्किंसंस जैसी न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेस को भी रोका जा सकता है। यही नहीं, ऑटोफैजी हमारी बॉडी में घुस चुके बैक्टीरिया और वायरस को भी खा जाता है, जिससे हमारी बॉडी में जो इन्फेक्शंस होते हैं वो बड़ी जल्दी ठीक हो जाते हैं। ऑटोफैजी बॉडी में सेल रिन्यूअल प्रोसेस को भी बढ़ा देती है, जिससे एजिंग प्रोसेस को डाउन हो जाता है और बॉडी में एक नई एनर्जी और चेहरे पर एक नया तेज नजर आता है। और उम्र का जो पहिया होता है, वक्त का जो पहिया होता है, मानव वो रुक सा जाता है और आप अपनी उम्र से, जो कि आपकी असली उम्र है, उससे ज्यादा जवान दिखते हैं, होते हैं 40 के, दिखते हैं 30 के। यही नहीं, ऑटोफैजी की वजह से हमारी इम्यूनिटी भी मजबूत बनती है। इनफैक्ट जर्नल ऑफ इम्यूनोलॉजी में छपे एक रिसर्च पेपर से पता चलता है कि हमारी बॉडी में इंटरनल यानी जन्मजात और एडेप्टिव यानी जो कि किसी चीज के रेस्पॉन्स में पैदा होती है, इस तरह की 2 इम्यूनिटीज होती हैं, और ये दोनों ही इम्यूनिटीज इस ऑटोफैजी की प्रोसेस की वजह से स्ट्रॉन्ग बनती है। तो इन शॉर्ट ये कहा जा सकता है कि ऑटोफैजी बॉडी के लिए एक ऐसी मिलिट्री की तरह होती है जो कि दुश्मन से हर वक्त लड़ती रहती है और हमें तरह तरह की बीमारियों से बचाती है और बॉडी को जवान भी बनाए रखती है। वेल दोस्तों, ऑटोफैजी के इतने सारे मैजिकल बेनिफिट्स सुन के आप खुश तो बहुत हो रहे होंगे। आप सोच रहे होंगे कि मोगैम्बो खुश हुआ। तो
ऑटोफैगी होती क्या है, इसके बारे में किसी को पता है? बताइए। जब हम फास्टिंग करते हैं, व्रत करते हैं, तो व्रत जब 24 घंटे से ऊपर 36 घंटे में जब एंटर करता है तो ये प्रोसेस तब शुरू होता है जब हमारा व्रत चालू है और वो 24 घंटे से आगे 36 घंटे में जब जाता है, 36 घंटे में के बाद ये बॉडी हमारा ऑटोफैगी का प्रोसेस शुरू करती है तीसरे दिन। क्या आपने आज तक फास्टिंग की है कभी इतनी लंबी? मैंने इतनी लंबी फास्टिंग नहीं करी, परंतु मैं एकादशी का और पूर्णमासी का व्रत 14 साल तक करता रहा हूँ। उस दौरान उससे पहले जब जैसे पहले सेशन मैंने बताया था तो मैं उस टाइम पे उससे पहले नॉनवेज भी खाता था, तब मैंने नॉनवेज छोड़ दिया था। 14 साल लगातार मैंने ये व्रत किए, तो काफ़ी ज़्यादा मेरा उस टाइम पे मैं फिट भी था, सब कुछ था, ठीक है। ये फिर कोरोना आने के बाद मेरा सारा वेट गेन हुआ, सब कुछ हुआ और मेरे पास सब कुछ इकट्ठा हो गया चर्बी और वेट, और मैं सभी चीज़ों को मतलब एक तरह से लेथार्गिक हो गया। जो सैर करता था, योगा करता था, वो मैं सब बंद कर दी उसकी वजह से। और जब मैं कोई सांस चढ़ने लग गया तो सैर अपने आप ही नहीं जा पाता, आलस हो गई। फिर हार्ट का प्रॉब्लम अभी आ गई 2 महीने पहले, तो फिर और भी ज़्यादा बेड पे आ गया कि बिल्कुल नहीं चलता था, बिल्कुल सांस चढ़ता था, डॉक्टर ने भी मना कर दिया। तो परंतु मेरे को इसके ऊपर विश्वास था, तो मैं लेटे लेटे भी ये कहता रहता था कि ये करना है मेरे को, करना है। और मैं तो आप कह रहे हैं जैसे मेरी वाइफ कभी जाती थी ये तो कहीं अपने 2-4 दिन के लिए तो ये सब्जियां बना करके कि ये आज ये सोमवार की, ये मंगलवार की, ये ऐसे बुधवार की, ये 3 दिन आप अलग अलग सब्जी खा लेना, फ्रिज में रख जाती थी। परंतु क्या होता था कि अगर सब्जियां कच्ची पड़ी होती थी, मटर, गाजर और गोभी, ये तीनों का मैं बहुत शौकीन हूँ, मैं कच्ची सब्जियां खा के मेरा पेट भर जाता था। मैं ये सब्जियां पड़ी रह जाती थी, ये रोटी बना के भी जाती थी तो रोटी पड़ी हुई ये कहती थी, मैं जब नहीं होती तो आप रोटी भी नहीं मैं बना के तो वो नहीं मैं खाता था। तो मेरे को कुछ अंदर से ही था, तो मैं इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा मैं शुक्रगुजार हूँ कि मैं मतलब भाव आदमी के जो होते हैं वो भगवान सुनता है और वो पूरा करता है, वो जोड़ता है, वो रास्ता निकालता है। इस तरह से आप जुड़ जाते हैं, वो भाव आपके बिल्कुल सरल और वो अच्छे होने चाहिए, मतलब शुद्ध होने चाहिए। जब आप शुद्ध मन से प्रार्थना करते हो तो आपको भगवान अपने आप ही होते हैं। अगर आप आपकी वाइफ बीमार जाएगी और सब्जी बना के रखी जाएगी तो क्या करोगे? अब आप उनसे पूछो क्या वो रख के जाएंगे आपके लिए सब्जियां बना के? देखिए, मैं ये भी नहीं कहता, इसमें मैं कुछ और ऐड करना चाहूँगा, हो सकता है मैं भावुक होकर बोल गया हूँ। मैं सूजी को थोड़ा बहुत खा लेता था, कभी कभी कुछ ऊपर को सब्जी पसंद होती थी, परंतु मैं रोटी वगैरह को जो है उसके साथ खाना पसंद नहीं करता। कच्ची सब्जी को मैं पहले प्रेफर देता हूँ। अभी भी मेरे को मैं यही वेट करता हूँ, सर्दियाँ आए, मटर आए, गाजर आए, तो मैं गोभी आए, मैं उसको कच्ची खाता हूँ। ये सिस्टम फॉलो करने के बाद आपका वजन कितना कम हुआ? अब मेरा वजन जो है, मैंने जब से ये जो प्रोसेस शुरू किया था फास्टिंग का और एक टाइम पे खाने का, इंटरमीडिएट फास्टिंग शुरू करी, तो मेरा 10 किलो वेट कम हो चुका। यहाँ आकर के 1.5 किलो वेट और कम हो गया, 11-12 किलो वेट मेरा कम हो गया जो वेट। अभी 3 दिन तो हो गए शायद सबको आए हुए, तो एक एक करके माइक सबको आगे दीजिए और उनसे पूछिए उनको 3 दिन में क्या क्या लाभ हुआ। दीजिए सभी को एक एक करके। बताना चाहता हूँ किसी का कोई चेंज हुआ, खड़े होकर सभी बताएंगे, एक एक करके सभी को दीजिए। मैं चाय पीती थी, नहीं पीती थी तो मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था। जब पहले दिन यहाँ पे आई तो वैसे ही दर्द रहा, अगले दिन भी रहा, लेकिन कल से दर्द बंद हो गया है। कहाँ पे दर्द था, कौन सा दर्द था? सर में दर्द बहुत होता था जब चाय नहीं पीती थी, तो अभी सर दर्द 2 दिन तो हुआ है, लेकिन अब ठीक है। जाने के बाद फिर से चाय पियोगे? नहीं। और कोई जो बताना चाहता हो? बताओ। मेरा यहाँ पे 2 किलो वेट कम हो गया और एक टाइम मैं चाय पीता था, चाय की मतलब मुझे कोई लगती कि मैं चाय पीऊँ। छोड़ दोगे यहाँ से जाने के बाद? हाँ, पक्का? कोशिश भी ये छोड़ेंगे। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। भगवान से आप और कोई जो बताना चाहे? 2 किलो वेट कम हुआ है और चाय बिल्कुल छोड़ दी है। 4 टाइम चाय पीते थे लेकिन बिल्कुल छोड़ दी है। और कोई? 3 महीने से छोड़ दी मैंने।
एनडीएस तो काफ़ी 1-2 साल पहले से कर रहे हैं हम लोग, लेकिन एक टाइम थोड़ा बहुत खाना खा लेते थे, लेकिन अभी तो ये सब देख के अभी फुल टाइम पे एनडीएस कर, इसलिए 1 किलो मेरा वजन कम हो गया। मेरी उम्र 71 साल की है। मैं पिछले 5 महीने से ये एडिशन अपना रहा हूँ, लेकिन मेरी 4-5 इंच जो पेट कम हो गया, सारी पैंटें लूज हो गई। अब 200 रुपये पर तो ठिकाने दे रहा हूँ। 2000 से ऊपर तो मेरे पैंट को ठिकाने के लग गया, और इसी वजह से 2 पैंटें नहीं लाया हूँ, घर वाली बैठी और 15 किलो मेरा वजन कम हो गया। मेरा 69 वजन था, लेकिन अभी तो परसों 53 से कम था, लेकिन अब 53 आ रहा है। खाने खा पी करके भी 53 आ रहा है। 15 किलो वजन और 4-5 इंच मेरा पेट सो कम हो गया। पैंटे में गड्ढा बुड्ढा सब लूज हो गया, कोई काम नहीं आ रही, ना पैंट ना कमीज, बुरा है। मतलब एनडीएस बहुत अच्छा है। सबसे बड़ा मेरे को ये है, मैं 8 गोली रोज खाता था। गजूर की गोली मैं खाता था, बीपी की गोली मैं खाता था, शुगर की गोली मैं खाता था, लेकिन ना जाने क्या क्या डॉक्टर ने गोली दी। मैं तो डॉक्टर को पूछा, पता ये तो बता दो ये कितनी सी गोली लेनी है। कहता सारी उम्र लेनी है। और मैं कहा यार कहाँ मत्था मार दिया यार। 1 दिन बोला, 2 दिन बोला, महीना बोला, 6 दिन बोला। अब जब से एडीएस बोला, मैंने 1 गोली निकाली, वो घर में बैठी। और चाय भी ये कहते थे चाय पिलो रेडी। पैंटों तो सब लूज हो गई, कोई फिट नहीं आ रही पैंट। बड़ा अच्छा है। मैं सभी को एडवाइस करता हूँ कि एनडीएस कोई माड़ी चीज नहीं है, इसमें तंदुरुस्ती रहती है, एक्टिवनेस रहता है। एक फिजूल की बातें आप करते रहते हैं, बीपी क्या है, छोटू कच्चा पक्का है, बहुत अच्छी है, सक्सेसफुल है। मैं धर्म से कहता हूँ बहुत अच्छा है। ये थोड़ा सा मतलब कोशिश करनी पड़ती है, पत्ते ले आओ, नींबू ले आओ। मैंने एक बंदे को कहा बेबी ये कर ले, छोड़ मैं नहीं कर सकता, ये मैं नहीं कर सकता, तो कर तो ले। अब मैंने उसको 4 दिन उसको कहते वो कद खुश हो रहा है, इतना खुश हो रहा है कि मेरे को इतनी बस सिर पे हाथ रखना। और कोई अपना एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ? कोई नहीं जाने से पहले सभी का सुनेंगे। तो ये फोटो देखिए, इसको देखकर आप सभी को क्या समझ में आया? कुछ समझ में आया? वो जो दूसरे नंबर वाला फोटो वो हम सभी का है। पहले जो खाया उसको निकाला नहीं, ऊपर से दोबारा डाल दिया। 2 टाइम का डिनर लंच पेट के अंदर ऐसे कैसे पड़ा है, उसको पचने के लिए या पचाने के लिए भी समय नहीं दिया, ऊपर से दोबारा डाल दिया। अगर आप शरीर को छोड़ो, आटा पीसने वाले चक्की तो आप सभी ने देखी होगी। अगर हम उसमें एकदम से 1 बोरा गेहूं डाल देंगे तो क्या होगा? चौक हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो क्या हमारा शरीर भी कुछ वैसा ही नहीं है? हमारे जो जीवनी शक्ति है उसको पचाने के लिए समय तो हम देते ही नहीं कभी। आप सब दिन में कितने टाइम खाना खाते थे? 3 टाइम तो लगभग सभी खाते हैं। आपको ये पता है एक रोटी को पचाने में हमारे शरीर को कितना टाइम लगता है? कितना? कम से कम 6 से 7 घंटे एक रोटी को पचाने में हमारे शरीर को लगते हैं। और हम एक समय पे 3 या 4 रोटी तो सभी खाते ही हैं, तो उसको पचाने में हमारे शरीर को कितना समय लगेगा? मतलब अगर हम सुबह खाएंगे तो रात तक वही हजम होगी, लेकिन रात तक तो हमने 3 बार और खा लिया। बाहर गए तो थोड़ा बहुत बार कुछ जगह बाहर से भी खा लिया। तो क्या ऐसे हम अपने शरीर के साथ अत्याचार करेंगे तो क्या हमारा शरीर हमारा साथ देगा? साथ देगा? अगर हम ऐसा करेंगे तो बीमारियां नहीं आएंगी। अगर हमें बीमारियों से बचना है तो हमें क्या करना होगा?
अभी इसी तरफ आप दूसरे फोटो को देखिए, इसने लंच किया, उसके बाद पेट को खाली छोड़ दिया, एम्प्टी। उसके बाद सीधा रात को डिनर किया। तो दोनों में से कौन सा देखने में अच्छा लगता है आपको? हेल्दी लाइफ चाहिए या बीमारों की तरह बस जिंदगी गुजर रही है, गुजर जाएगी ऐसे कैसे? सब बीमार होते हैं, हम भी हो गए। आजकल लोगों की एक सबसे बहुत गलत धारणा है, मैं अकेला थोड़ी बीमार हूँ, सब तो हैं, सब खाते पीते हैं, हम तो खाते पीते घर के हैं, खाते पीते मर जाएंगे। ये बहुत सबकी होती है। और आज दिन में एक आंटी ने मेरे से सवाल पूछा कि हमारे बड़े बुजुर्ग भी तो यही खाना खाते थे, वो बीमार क्यों नहीं हो गए? तो उसका जवाब मैं भी आप सभी को दूंगा, क्योंकि उस टाइम पे सबसे पहला पॉइंट तो ये है, वो लोग मेहनत करते थे। वो लोग सुबह उठ के अगर ऐसा खाना खाते थे तो खेतों में मेहनत करते थे। इतनी गाड़ियां नहीं थी, पैदल चल के खेतों में जाते थे, गाय भैंसों के लिए चारा लेके आते थे सिर पे उठा के। उतनी मेहनत आज हम अगर कर जाएं तो हमारी जान निकल जाएगी। कौन कौन ऐसा जो हमारे बड़े बुजुर्ग जितनी मेहनत कर सकते थे आज उतनी मेहनत कर सकता है कोई? उनको वो खाना हजम हो जाता था, वो कारण था उनकी मेहनत। आटा पीसने से पहले 1-1.5 घंटा, वो आज की वाली चक्की होती थी, उससे मेहनत लगती थी, 1-1.5 घंटा पीसने में लगता उसको। पहले सभी काम बैठ कर होते थे, खाना बनाते थे चूल्हे पे बैठ के बनाते थे, कपड़े धोते थे बैठ के धोते थे, बर्तन धोते वो बैठ के धोते थे। लेकिन आजकल बीमारियों का जो मेरे हिसाब से लेडीज में सबसे ज्यादा बीमारियों का कारण है उनका खड़े होकर काम करना। जो आजकल इतनी, क्योंकि आजकल सभी काम खड़े खड़े ही होने लगे हैं। खाना बनाना गैस पे, किचन बना दिया, स्लैब डाल दिया, खड़े खड़े खाना बनाना, बर्तन खड़े खड़े धोना, मशीन आ गई, मैंने तो करनी नहीं, कपड़े डाल दिए, बस आधे घंटे बाद देखेंगे, धुलने के बाद निकाल लेंगे। तो मेहनत तो रही ही नहीं। और इसका दूसरा सबसे बड़ा कारण है जहर, जो आजकल हम अपने खेतों में डालते हैं। अगर मैं खेती करता हूँ और मेरे साइड वाले ने अगर अपने खेत में 4 कट्टा यूरिया मार दिया तो मैं 6 कट्टे मारूंगा, उससे ज्यादा मेरी फसल होनी चाहिए। उस फसल को तो मैं मंडी में जाके बेच दूंगा, मंडी से दूसरी खरीद के लेके आऊंगा। क्या उसमें जहर नहीं है? हम सबको पता है ये जहर है, लेकिन फिर भी हम खाते हैं। पहले खेती होती थी ऑर्गेनिक, गाय के गोबर से खेती करते थे, नेचुरल, मेहनत करते थे। आज से 20 साल पहले कितने हॉस्पिटल थे आप बताओ, और कितने डॉक्टर थे? हमारे बड़े बुजुर्ग 100 साल से भी ज्यादा जीते थे, और आजकल 60 साल का होता ही बस बोलने लग जाते भगवान बस अब तो हो गया उठाने। होता है ऐसा या नहीं होता? होता है या नहीं होता? 40 साल की उम्र में घुटनों में दर्द, पैदा होते ही बच्चे को बीमारियां, जन्म से ही शुगर, इंसुलिन। तो ये सब का कारण क्या है? हमारा गलत खान पान। तो हाँ, मैं मानता हूं एकदम से क्रांति कभी नहीं आती, बूंद बूंद से सागर बढ़ता है, ये बात तो आप सभी ने सुनी होगी। एक अकेला इंसान कभी कुछ नहीं कर सकता। अगर आप सभी लोग साथ देंगे और इस एडवांस न्यू डाइट सिस्टम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे, तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन गुरु जी का ये सपना सच होगा, रोग रहित दुनिया और दवाई रहित दुनिया। इसको पूरा करने में कौन कौन गुरु जी का साथ देगा? क्या हमारे शरीर को किसी दवाई की जरूरत है? अगर दवाई की जरूरत होती तो पेड़ पौधों पर लगती। जिस चीज की हमें जरूरत है, हमारे शरीर को जिसकी जरूरत है, वो सब प्रकृति ने हमें दिया है। हवा की हमें जरूरत है, वो हमें फ्री में मिली है। आकाश की, प्रकाश की हमें जरूरत है, वो सब हमें फ्री में मिला है। हरे पत्तियां, क्या एसी का तो बिल आता है, हम घर में लगाते हैं। भगवान ने जो नेचुरल एसी जिसकी वजह से हम सांस लेते हैं, क्या उसका कभी बिल भरा है आपने? तो अब उसका बिल भरना पड़ेगा।
उसका बिल यही है, जितना ज़्यादा हो सके इस प्रकृति के नियम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं और जितना ज़्यादा हो सके उतने लोगों को दवाई रहित और रोग रहित करने में उनकी मदद करें। तो ये एडवांस न्यूट्राइट सिस्टम ग्रीन जूस होता है, इसके बारे में तो आप सबको पता होगा। एडवांस न्यूट्राइट सिस्टम के बारे में इसमें दिन के जो 24 घंटे होते हैं उसको इसमें 3 पार्टों में बांटा गया है, जिसमें सुबह उठने के बाद एनिमा करने के बाद 12 घंटे फास्टिंग, 8 घंटे फास्टिंग, उसके बाद 8 घंटे खाना, खाने का मतलब वो नहीं जो हम अर्थ खाते हैं, नेचुरल प्राकृतिक आहार, और उसके बाद 8 घंटे उसको हजम होने के लिए छोड़ना। तो ये 3 साइकिल एडवांस न्यूट्राइट सिस्टम में हम लोगों को बताते हैं, और जो इसको अपनाता है उसको कभी कोई रोग नहीं आता। तो एडवांस न्यूट्राइट सिस्टम का ब्रेकफास्ट क्या है बताओ? क्या है? जोर से बोलो। लंच इजीली डाइजेस्टेबल, मतलब जिसको पचाने में हमारे शरीर को ज्यादा समय ना लगे, और डिनर इजीली डाइजेस्टेबल। तो कितने लोग ऐसे हैं जो आज के बाद इस नियम को फॉलो करेंगे? सभी लोग हैं। हम स्वाभाविक रूप से मांसाहारी हैं या शाकाहारी? शाकाहारी हैं। नॉन वेज आप सब में से कितने लोगों ने खाया है या खाते हैं? आज तक कभी किसी ने खाया होगा? खाया हुआ है। तो हम स्वाभाविक रूप से मांसाहारी हैं या शाकाहारी? शाकाहारी हैं। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं कि शाकाहारी प्राणियों में और मांसाहारी प्राणियों में क्या अंतर होता है। जो मांसाहारी होते हैं उनकी आंखें जन्म पैदा होते ही उनकी आंखें नहीं खुलती, उनकी आंखें कम से कम 7, 8 या 10 से 15 दिन में खुलती हैं। लेकिन जो शाकाहारी होते हैं जीव, उनकी आंखें पैदा होते ही खुल जाती है, जैसे हमारी। आप कभी एक बात आपने देखी होगी, अगर हम गाय के आगे मांस डाल देंगे तो वो क्या करेगी? क्या वो उसको खाएगी? नहीं। और अगर शेर के आगे घास डालेंगे तो वो क्या उसको खाएगा? नहीं, क्योंकि वो उसका आहार नहीं है। इन सबको पता है, गाय को पता है उसका आहार क्या है, शेर को भी पता है उसका आहार क्या है। एक हम ही ऐसे बुद्धिमानी जीव हैं जिसको अपने आहार का पता नहीं है। जो मांसाहारी प्राणी होते हैं उनके दांत नुकीले होते हैं, शाकाहारी इंसानों के दांत प्लेन होते हैं जैसे हमारे। मांसाहारी प्राणी जीभ से पानी पीते हैं, जैसे कुत्ते को। शेर को तो शायद आप में से किसी ने पानी पीते हुए नहीं देखा होगा, लेकिन कुत्ते को तो लगभग सबने देखा होगा। कुत्ता पानी कैसे पीता है? जीभ से चाट कर, और हम चूस कर। गाय भैंस भी अगर हम उसके आगे बांधे रहते तो वो उसको चूस कर पीती है। तो आगे से ध्यान रखना, जो जीव चूस कर पानी पीता है वो शाकाहारी है, और जो चाट कर पीता है वो मांसाहारी है। सलाइवा और स्टमक, उनकी जो शाकाहारी प्राणी होते हैं उनके अंदर एल्कलाइन फूड को पचाने की शक्ति होती है। ऐसा एसिड उनके अंदर नहीं होता जो एसिडिक फूड को पचा सके। और जो मांसाहारी होते हैं उनके अंदर ऐसा एल्कलाइन फूड को पचाने का, उनकी आंतें भी हमारी आंतों से शायद छोटी होती हैं। एक बिल्ली को आपने देखा होगा, वो तो मांसाहारी है, चूहा खाती है, कीड़े मकोड़े जो उसको मिलता है वो खा जाती है, लेकिन उसको अंदर, उसकी आंतों के अंदर उसको पचाने की शक्ति है। हमारे अंदर उसको पचाने की शक्ति नहीं है। पसीना, हमें पसीना कहाँ से आता है? पूरे शरीर से। कुत्ते को पसीना कहाँ से आता है? जीभ से आता है।
तो मांसाहारी प्राणियों को पसीना जीभ से आएगा और शाकाहारियों को पूरे शरीर से। जैसे गाय भैंस को भी आपने देखा होगा, वो बैठने उसका पूरे शरीर पर या गीला गीलापन हो जाता है। हमारे शरीर पर कभी 10 मिनट अगर लाइट चली जाए तो हमें पता लग जाएगा हम मांसाहारी हैं शाकाहारी, यहीं बैठे बैठे। जो मांसाहारी प्राणी होते हैं वो भागकर दौड़कर अपना आहार लेते हैं। क्या शेर को कभी किसी दुकान से मांस खरीद के खाते हुए देखा है? वो भागता है, वो मेहनत करता है उसके लिए। और इंसान, क्या इंसान किसी जानवर को मारकर ऐसे कैसे सीधा खा सकता है बिना पकाए, बिना प्रोसेस किए? क्या हम उसको खा सकते हैं? और जो मांसाहारी प्राणी होते हैं क्या वो बिना पकाए मांस खा सकते हैं? शेर को कभी गैस चूल्हे की जरूरत पड़ती है? वो उसको ऐसे कैसे मारता और खाता है, लेकिन हम उसको ऐसे कैसे नहीं खा सकते। तो ये समझ लेना वो हमारा आहार नहीं है। प्रकृति ने हमें प्राकृतिक आहार खाने के लिए बनाया। तो कितने लोग ऐसे हैं जो आज के बाद जिंदगी में कभी नॉनवेज नहीं खाएंगे? आपने इकोसिस्टम तो सुना होगा, लेकिन हमने उसको इकोसिस्टम बना दिया इंसान ने। हमारा मानना है कि गाय हमें दूध देने के लिए है, उसको हमने अपने घरों में बांध लिया। हमने ये मान लिया कुत्ता हमारे घर की रखवाली के लिए है। क्या हमने कभी कुत्ते से पूछा कि तू हमारे घर की रखवाली करेगा या नहीं? हमने उसको पट्टा डाल दिया गले में और बांध दिया अपने घर पर। क्या कभी अगर हमारे बच्चे को हमारी आंखों के सामने कोई काटता है तो हमें कैसा लगेगा? तो क्या जब हम चिकन को उसकी माँ की आंखों के सामने काटते तो उसको कैसा लगता होगा? क्या किसी माँ को अच्छा लगेगा कोई बच्चा उससे दूर हो? जब वो माँ अपने बच्चे को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखती तो उसके दिल पर क्या बीतती होगी? तो क्या वो, हाँ ये बात है, वो बोल नहीं सकती, लेकिन ऊपर वाला आवाज नहीं सुनता, फीलिंग सुनता है, वाइब्रेशंस। हम जो बोलते हैं कभी भी भगवान तक नहीं पहुंचता, क्योंकि भगवान ने ऐसा कोई कोर्स नहीं कर रखा जिसके कारण उसको सभी भाषाएं आती हैं। भगवान तक अगर पहुंचती हैं तो पहुंचती है हमारी वाइब्रेशंस। तो अगर हम किसी माँ के सामने उसके बच्चे को मारते हैं तो वहां गलत वाइब्रेशंस पैदा होती हैं, और गलत वाइब्रेशंस भगवान कैप्चर करता है। अगर हम किसी के साथ गलत करेंगे तो हमारे साथ कभी अच्छा नहीं होगा, और उसका कारण है जो आज हम बीमार हैं। अगर हम बीमार हैं तो ये बात समझ लेना, हमने किसी को दुख दिया है तो दुख वापस हमारे पास आया है, क्योंकि प्रकृति का नियम है हम जो भी देते हैं वो 10 गुना होकर हमारे पास आता है। सभी धर्मों में जीव हत्या, जीवो और जीने दो का नारा बहुत सालों से हम सुनते आ रहे हैं। जीवो और जीने दो, क्या हमने कभी किसी को जीने दिया? हमने गाय को अपने घर में बांध दिया, सुबह एक बार उसके बच्चे को खोल दिया, शाम को एक बार उसके बच्चे को खोल दिया। हमें ऐसा लगता है कि गाय के पास ज्यादा दूध है, उसका बच्चा इतना पिएगा तो बीमार हो जाएगा, लेकिन उस ज्यादा दूध का कारण क्या है? आप जंगल में गाय को छोड़ दीजिए, वो सिर्फ हरी पत्तियां खाएगी, घास खाएगी, तो वो ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 लीटर दूध देगी, इससे ज्यादा नहीं। हमने इंजेक्शन लगा के ये खल बिनोले डाल के उसका दूध बढ़ाया, सिर्फ किस लिए? अपने लिए। हमारा मानना है दूध से हमें प्रोटीन मिलता है। सबसे ज्यादा प्रोटीन तो सोयाबीन में होता है, मूंगफली में होता है। अगर आपको दूध चाहिए तो आप सोयाबीन का दूध बना सकते हो, मूंगफली का दूध बना सकते हो, लेकिन किसी बच्चे का हक छीनकर क्या आपको ऐसा लगता है हमें प्रोटीन मिल जाएगा और हम सुखी जीवन जी पाएंगे? अगर हम अपने से मान के चलते हैं, अगर हम अपनी माँ का दूध पीते हैं, जब तक हमें जरूरत है हमने अपनी माँ का दूध पिया,
अगर कोई हमें बांध के रख दे, माँ को उस साइड में, बच्चे को उस साइड में, सुबह एक बार बस थोड़ा सा दूध पीने के लिए छोड़ दे, शाम को एक टाइम, तो हम उसको मन ही मन में कितनी गालियाँ देंगे। मन ही मन में नहीं, हमारे पास तो जुबान है, हम तो सुबह से शाम तक उसको इतनी गालियाँ देंगे, वो हमें उसी टाइम खोल देगा। तो क्या गाय भैंस हमें गालियाँ नहीं देती, वो हमें बद्दुआ नहीं देती? क्या एक माँ को उसके बच्चे से अलग करना सही है? जितनी भी मेरी माताएं बैठी है, बात बताइए, अगर आपका बच्चा आपसे दूर हो तो आपको कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? लेकिन आज तक हमने एक माँ को उसके बच्चे से दूर तो किया, गाय को दूर बांध दिया, उसका हक छीन लिया, उसका दूध पिया। तो मेरी आप सबसे विनती है, जितना हो सके क्रूरता मत कीजिए, एक माँ को उसके बेटे से अलग मत कीजिए। मिल्क इज ए साइलेंट किलर, मिल्क इज ए साइलेंट किलर। दूध सफेद जहर है। जब तक, हाँ, दूध हमारे लिए पौष्टिक आहार है, लेकिन हमारी माँ का, दूसरे की माँ का नहीं। दूध शिशु आहार है। आपने गाय भैंस को भी देखा होगा, वो अपने बच्चे को दूध जब तक पिलाती है जब तक उसको उसकी जरूरत होती है। क्या दूसरा बच्चा पैदा होने के बाद गाय पहले वाले बच्चे को दूध पीने देती है? क्योंकि उस गाय को पता है इसको अब इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन एक इंसान जन्म से लेकर मृत्यु तक दूध पीता है। जब तक उसको अपनी माँ का दूध मिला उसने वो पिया, उसके बाद उसने दूसरे की माँ का छीन कर दिया। मैंने भी आज तक पिया था, लेकिन अब 3 साल से छोड़ रखा है। और प्रण किया है कि जिंदगी में कभी दूध या दूध से बनी कोई भी चीज जो मैं अपने जीवन में नहीं लूंगा। क्योंकि पहले पता नहीं था, जैसे पता लगा, क्रूरता समझ में आई, अपने पापों का पश्चाताप करने के लिए आप सभी को बताता हूँ। मेरी आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि दूध और दूध से बनी चीजें छोड़ दीजिए। हाँ, अगर आपको दूध पीना है, आप मूंगफली का दूध पीजिए, सोयाबीन का दूध बनाइए, बादाम का दूध बनाइए, काजू का दूध भी आप बना सकते हैं, नारियल का दूध भी बिल्कुल आसानी से बनता, आप पी सकते हैं। लेकिन किसी बच्चे को उसकी माँ से दूर मत कीजिए, किसी का हक मत छीनिए। ये देखिए, ये नेचुरल है या अननेचुरल? जब तक हमें जरूरत है अपने अपनी माँ का दूध पिया, और हम क्या, हम गाय के बच्चे को उसकी माँ का दूध पीने देते हैं, उसका मुंह बांध देते हैं, कहीं वो खुल जाए और सारा दूध ना पी जाए। होता है ना बहुत बार, गाय के थनों पे गोबर लगा देते हैं, कहीं उसका बच्चा दूध ना पी जाए। अब ये आपको नेचुरल लगता है? लगता है नेचुरल या नेचुरल? बताइए। तो क्या हम गाय भैंस का दूध नहीं पीते? अगर हम ऐसे गाय का दूध पिएंगे तो क्या वो हमें पीने देगी? क्या करेगी? लात मार देगी, मारेगी। तो उसका लात मारने का कारण क्या है? वो हमें बताने की कोशिश करती है कि ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये मेरे बच्चे के लिए है। लेकिन हम क्या करते हैं, उसके पैरों को बांध देते हैं, आप मार के दिखा तो लात। होता या नहीं होता? और उसी का कारण है जो आज हम सब बीमार हैं। अगर हम दूसरे को दुख देंगे या दूसरे को दुख दिया है तो आज दुख हमारे पास आया है। अब ये देखिए, हाथी का बच्चा हाथी का दूध पिएगा, घोड़े का पिएगा, गधे का पिएगा, या तो चूहे का पिएगा।
दूध की जरूरत नहीं है। आए तो बच्चे को अपनी माँ के दूध की जरूरत है, ना उसकी आंटी की। वो अपनी जाकर दूसरी गाय का दूध नहीं पिएगा, ठीक है, दूसरी आंटी का। जैसे हम नहीं पीते, हम तो ह्यूमंस का भी नहीं पीते एज अ ग्रोन अप, बट हम सोचते हैं वी नीड मिल्क आवर होल लाइफ एंड दैट टू फ्रॉम अनदर एनिमल, व्हिच इज क्रेजी। एंड आल्सो वन मोर थिंग, जब गाय का खुद का बच्चा होता है वो भी एक लिमिट तक दूध पीता है, उसके बाद नहीं पीता, लेकिन हम अभी तक पी रहे हैं। क्यों भाई? और दुनिया में कोई ऐसा जानवर नहीं है जो किसी और जानवर का दूध पीता है। सारे जानवर अपनी ही माँ का दूध पीते हैं और नहीं सोचते कि यार, हाथी नहीं सोचता कि शेर का दूध पीना मेरे को, या प्रोटीन मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा उसको, या शेर नहीं सोचता कि मैं राइनोसोरस का पीते हैं क्या। नहीं, उनको पता है क्या खाना है क्या पीना है। हम ही हैं जो पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। घोड़ा क्या खाता है? घास। भागता कितना है? बहुत ज्यादा। क्या उसको प्रोटीन की कमी नहीं होती? उसको भी तो दूध चाहिए जैसे हमें चाहिए होता था। हम दूध किस लिए पीते थे? कोई बताना चाहेगा आप में से आज तक हमने दूध क्या सोच के पिया? कैल्शियम के लिए। तो क्या एक इंसान ही ऐसा जिसको कैल्शियम की जरूरत है, बाकी किसी जीव को कैल्शियम की जरूरत होती नहीं? घोड़ा घास खा के भी इतना भागता है, उसको उस घास से सभी प्रोटीन कैल्शियम मिल जाते हैं। तो हमें बाहर से किसी और प्राणी के दूध की क्या जरूरत है कैल्शियम प्रोटीन के लिए? हाथी आप सभी ने देखा होगा कितना ताकतवर है। अगर दूध से कैल्शियम मिलता तो हाथी को भी दूध की जरूरत पड़ती। उसको जब तक जरूरत हुई थी उसने अपनी माँ का दूध पिया। क्या एक इंसान को छोड़कर 84 लाख योनियों में कोई भी ऐसा जीव है जो अपनी माँ को छोड़कर किसी दूसरी माँ का दूध पीता है? तो इंसान ही ऐसा क्यों करता है? कुछ हमारी मान्यताओं की वजह से। हमारे बड़े बुजुर्ग पीते आए हैं तो हम भी पीते रहेंगे। दूसरी बात, खाते पीते घर के हैं, खाएंगे। दूध घी नहीं खाएंगे तो क्या होगा? हड्डियां निकल जाएंगी, ताकत कहां से मिलेगी? दिमाग तेज नहीं होगा। बच्चों को हम, अगर आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं? आप खड़े हो जाइए एक बार। खड़े हो जाओ। जब तक आपको एडवांस न्यूलाइट सिस्टम के बारे में नहीं पता था, आप अपने बच्चों को दूध पिलाते थे? क्या वो खुश होकर उस दूध को पीते थे? बिल्कुल नहीं। क्या बोलते थे? पीना ही नहीं है। फिर भी हम उनको जबरदस्ती पिलाते थे। बोर्नविटा डाल के, कभी कुछ प्रोटीन पाउडर या कुछ भी इलायची उबाल के, मतलब बस कोशिश करते थे कि वो पी ले। जबरदस्ती पिलाने की कोशिश करते थे। जबरदस्ती। हम में से शायद सभी लोग ऐसे ही हैं जिन्होंने बचपन में अपने बच्चों को जबरदस्ती दूध पिलाया, क्योंकि छोटे बच्चों ने लगभग 99% बच्चों ने दूध के लिए हमेशा मना किया होगा कि उसको अच्छा नहीं लगता। आपके पीछे से गिरा भी दिया होगा, फेंक भी दिया होगा, लेकिन हमने डांट कर, मार कर, उसको प्रोसेस कर कुछ ना कुछ करके उसको दूध पिलाया। जब हमें ये पता लग गया कि हमारी बीमारियों का सबसे बड़ा कारण ये दूध है, तो क्या आप अभी अपने बच्चों को दूध पिलाएंगे? कितने लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाएंगे? जो अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाएंगे, मतलब बाकी सभी लोग पिलाएंगे? बच्चों के भी तो बच्चे होंगे। बहुत बढ़िया। अब हम इंसान हैं, हमें
अपनी माँ के प्रति प्यार का पता है, हमारी माँ को बच्चे के प्रति प्यार का पता है। क्या हमने कभी सोचा है कि जानवर भी आपस में प्यार करते हैं और शायद कहीं कहीं इंसान से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं? ये देखिए, ये देखिए कैसे बच्चे को दिखा आपको इनका प्यार। शायद कहीं ना कहीं हमसे तो ज्यादा ही अपने बच्चों से प्यार करते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं? इन बच्चों को इनकी माँ से दूर कर देते हैं, इनका हक छीन लेते हैं। आप एक बार अपने ऊपर सोच के देखिए कि हमें ऐसे कोई अपने बच्चों से अलग करे तो हमें कैसा लगेगा। सोच के देखिए 2 मिनट, उसके बाद बताइए। कोई भी माँ अगर अपने बेटे से अलग होगी तो क्या वो जी पाएगी? तो हम कैसे इनको इनकी माँ से अलग कर देते हैं? क्या इनके अंदर भगवान नहीं है? भगवान ने इनको बनाया है। अगर हम इनके साथ करूरता करेंगे तो भगवान हमारे साथ अच्छा करेगा? कर सकता है भगवान हमारे साथ कभी अच्छा? तो आपकी बीमारी का कारण आपको समझ में आ गया होगा। जो पशु का दूध होता है उसका मानव शरीर के मन पर और भावनाओं पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। जैसा कि कल मैंने बताया, वासना, दूध सबसे ज्यादा वासना को बढ़ाता है। इतना हमारे शरीर के अंदर दूध प्रोटीन को नहीं बढ़ाता जितना वासना को बढ़ाता है। आप इतना सोचिए, एक गाय के बच्चा 2 साल में कितना बड़ा हो जाता है? बिल्कुल दूसरा गाय के बराबर हो जाता है। तो हमने भी तो उसका दूध पिया उसी गाय का, हम उसके जितने बड़े क्यों नहीं होते? क्योंकि वो दूध हमें हजम होता ही नहीं है। जॉइंट पेन का सबसे बड़ा कारण है दूध। जिसको भी घुटनों में दर्द हो, जोड़ों में दर्द हो, 10 दिन जो दूध को छोड़ दीजिए, फर्क आपके सामने आ जाएगा। क्योंकि जो इसका प्रोटीन होता है वो हमारे जोड़ों में जाकर जम जाता है और हजम नहीं होता। डॉक्टरों के पास जाते हैं, डॉक्टर एक बात बोलते हैं, ग्रीस खत्म हो गया, चेंज करना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैं बोलता हूँ एडवांस डाइट सिस्टम फॉलो कीजिए, 10 दिन में ग्रीस वापस आ जाएगा। जो ग्रीस डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन करना पड़ेगा घुटनों के दर्द का, 10 दिन के अंदर वो घुटनों वापस ठीक हो जाएंगे। फिर कहां से आ जाएगा वो ग्रीस? अभी थोड़ा मनोरंजन हो जाए। पिएंगे तो हम उन्हीं जैसे नहीं हो जाएंगे, हमारा दिमाग उन्हीं के जैसा हो जाएगा। अब ये चार्ट आप देखिए, जब
हमारे ब्रेन का वेट होता है 2.5 से 3.5 किलो, और गाय या भैंस के ब्रेन का वेट, बर्थ वेट ब्रेन का, सॉरी, मतलब जब बच्चा पैदा होता है इंसान का बच्चा, तो उसका वजन 2.5 से 3.5 किलो तक का होता है। लेकिन उसी के मुकाबले गाय या भैंस के बच्चे का वेट 15 से 30 किलो होता है। गाय और भैंस का बच्चा पैदा होते ही चलना स्टार्ट कर देता है, लेकिन हम इंसान का बच्चा, उसको चलने में 9 से 12 महीने लग जाते हैं। रिप्रोडक्टिव एज मतलब बच्चा पैदा करने की एज मनुष्य के अंदर पहले तो बताते थे 15 से 18, लेकिन अब 18 से 25 बताई जाती है। वहीं जानवर गाय और भैंस 1.5 साल की एज में बच्चा पैदा करने की शक्ति देती है। गाय भैंस को, जिसने भी अपने घर में गाय भैंस रखी होगी, आपने देखा होगा 1.5 से 2 साल की गाय बच्चा पैदा करने के लिए तैयार हो जाती है। एडल्ट वेट, हमारा जो जवानी एडल्ट जिसको बोलते हैं, उस एज में हमारा वेट 60 या 65 के करीब होता है, लेकिन उसी के मुकाबले गाय और भैंस का वजन 250 से 500 किलो होता है। ब्रेन का साइज, जितना गाय और भैंस का ब्रेन होता है उससे 2.5 गुना ज्यादा हमारे ब्रेन का साइज है। तो क्या अगर हम गाय भैंस का दूध पिएंगे तो हमारे ब्रेन का क्या होगा? गाय भैंस की तरह से उड़ जाएगा, सोच छोटी हो जाएगी, सोचने की शक्ति कम हो जाएगी। इंसान की नेचुरल डेथ जो हम मानते हैं 100 ईयर्स तक है, लेकिन उसी के मुकाबले जानवरों की 15 से 25। तो अगर हम उस पशु का आहार, उसका दूध पीते हैं, तो क्या हमारी एज भी कम नहीं होगी? होगी या नहीं होगी? हमारे 2 पैर होते हैं, हम 2 पैरों पे चलते हैं, वहीं जानवर 4 पैरों पे चलते हैं। आप सभी शिव बाबा की नगरी में बैठे हैं, तो ये जो अननेचुरल खाना हम खाते हैं, इसके बारे में चलो शिव भगवान से पूछ लेते हैं वो क्या होता है। तो आप सबकी मंशा मेरे भोजन में परिवर्तन लाने की है। जी हाँ, और इसका हमारे समक्ष ठोस कारण भी है प्रभु। दिवा उपरांत आपका जीवन सभ्य समाज की संगति में व्यतीत होने वाला है, और सभ्य समाज में आपको भोजन को हे दृष्टि से देखा जाता है प्रभु। इसीलिए अब आप भगवान ग्रहण करके सामाजिक जीवन का आनंद लीजिए प्रभु। आप देवतागण जीवन पद्धति को तिरस्कृत कर, जो कि आपके अनुरूप और जो आपके अनुकूल ढल जाए, उसे आप सत्य की संज्ञा देते हैं। है ना इंद्र? महादेव, इसे कृपया अन्यथा ना ले प्रभु, परंतु देवराज के कथन में कुछ सत्य अवश्य है। भगवान का सामूहिक रूप से ग्रहण करना ये सभ्य समाज का अभिन्न अंग है। आप भी इसे अपना ले तो इसमें हानि क्या है प्रभु? ऐसे भोजन से केवल हानि ही हो सकती है देवर्षि नारद। सर्वप्रथम ऐसे भोजन के उत्पादन हेतु, जो कि सभ्य समाज का भोजन है और वन्य प्रदेश का विनाश है, उसे खेतों में परिवर्तित करते हैं, जिससे उसके संरक्षित जीव जंतुओं का भी सर्वनाश होता है। हम अपने शरीर का पोषण करने हेतु
जीव जंतु की हत्या करते, खेतों को सिंचित करते हेतु नदियों के प्राकृतिक बहाव कृत्रिम साधनों से रोक देते। इससे विकराल आकार की स्थिति उत्पन्न होने की आशंका सदैव बनी रहती है। जल जीवन का भी सर्वनाश होता है। तत्पश्चात उस अन्न को पकाने हेतु हम वृक्षों को काटकर ईंधन की आवश्यकता पूरी करते हैं। और पकाने की प्रक्रिया में उसके सारे पोषक तत्वों का सर्वनाश कर देते। नहीं देर राज अपने पोषण हेतु अन्य जीव जंतु की हत्या कदापि नहीं कर सकता। यह संभव और ये सिद्ध करता है कि महादेव का परिवर्तित होना भी संभव नहीं है। हमारा खाद्य आपको वही रहेगा और हम सदैव महादेव का गुणगान करते करते यथावत अपना जीवन यापन करेंगे। सुना आपने, कुछ समझ में आया? बोल शंकर भगवान की, जोर से बोलो, बोल शंकर भगवान की। तो मेरी कम से कम ना सुनो, शंकर भगवान की तो सुनी लेना, क्योंकि उन्हीं की नगरी में आज हम बैठे हैं। तो आज यही समाप्त करते हैं, आगे का कल देखेंगे।